हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे विजन आईएएस, जो कि दिसंबर मंथ की है। ऑलमोस्ट हम लोग नवंबर मंथ की कंप्लीट कर चुके हैं। बस आपका एक इथिक्स का पोर्शन रह गया है, मैं उसको भी कभी कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर से, क्योंकि काफ़ी एक्चुअली लेट हो चुके हैं और जनवरी तो हाफ ऑफ जनवरी बीत ही चुकी है, तो हमें जल्दी से इसे कंप्लीट करनी है। ओके, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट, जैसे कि एज यूजुअल हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन होता है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगी। यहाँ हमारे 6 टॉपिक्स है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो आपको अगर पहले की भी जितनी भी लिंक अगर चाहिए वीडियोस की, तो मैं उन सारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि यहाँ आपको जून मंथ से मिलेगी। विजन आइज की जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है वो आपको जून मंथ से मिलेगी, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। इसकी फर्स्ट टॉपिक है 1.1, डिमांड फॉर एबॉलिशिंग द कंकरेंट लिस्ट। ओके, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको शेड्यूल 7 के अंदर दिखेगा 3 लिस्ट होते हैं: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे क्या होता है कि पार्लियामेंट उस पर कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल्स और असेंबलीज जो होते हैं वो मिलकर उसमें कानून बनाती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि ऐसी कुछ टॉपिक्स है जिसके ऊपर स्टेट भी बनाती है और सेंटर भी बनाती है। ओके, तो अब यहाँ बात किया जा रहा है कि जो भी कंकरेंट लिस्ट है ना, उसको कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया जाए, तो इसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। जो तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा कहा है कि स्टेट को मोर ऑटोनॉमी देना चाहिए। स्टेट के लिए जो मोर स्वतंत्रता की बात है उसको लेते हुए, उसको देखते हुए ना, उन्होंने कहा है कि कंकरेंट लिस्ट को पूरी तरीके से एबॉलिश कर देना चाहिए। अब हिस्टोरिकली हम लोग अंडरपिनिंग देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड रही। तो टाइम, और अगर हम लोग सेंटर स्टेट की रिलेशंस के बारे में देखें, तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन यहाँ स्कैनर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिमांड राइज हुआ है कंट्री के बहुत सारे कॉर्नर से कि जो भी मोर पावर है ना, वो आपको स्टेट के फेवर में नहीं देखने को मिलते। ओके, तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका कंकरेंट लिस्ट है ना, उसमें भी आपको दिखेगा कि ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर के हाथ में। ऐसा कहा जाता है कि इक्वली पावर दिया गया है सेंटर और स्टेट को, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी टॉपिक है जिसके ऊपर अगर सेंटर ने लॉ बना दिया है, तो उन्हीं की लॉ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज़ कंपेरिजन टू एनी स्टेट लॉ। ओके, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टेट के भी पावर को थोड़ी सी देनी चाहिए, स्टेट के फेवर में कोई पावर देनी चाहिए। जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम है हमारे यहाँ, वो फेडरल है, जहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग सेंटर टेंडेंसी को देखते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि जो भी गाइडलाइंस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विज कंकरेंट लिस्ट। जो पावर की सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो सेंट्रलाइजेशन की जो पावर है और करेंट लिस्ट है, उसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। 1950 से देखें तो एक 7th शेड्यूल आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ अमेंडमेंट हुए थे। यहाँ यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है जो कि उस समय आया था, और बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि स्टेट लिस्ट से कुछ लिस्ट निकाल कर, कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट निकाल कर उसे कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, और स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट की नंबर थी ना, उसको रिड्यूस कर दिया गया था। ओके, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें फिर से 7th शेड्यूल को रीस्ट्रक्चर किया गया था, और इसमें स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट थी, जैसे एडुकेशन हो गई, फॉरेस्ट हो गई, वाइल्ड एनिमल की प्रोटेक्शंस, बर्ड की प्रोटेक्शंस, जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशंस और वेट और मेजरमेंट, उसको कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी आपकी सब्जेक्ट थी स्टेट लिस्ट से जिसको कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। ओके, उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट किया था पीवी राजा मन्नार कमेटी, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को टेक केयर करती थी, उनका देखभाल करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेट ने अपना वॉइस को रेज़ किया, और वो जो है अपोजिशन में आए कि उनको न्यू पावर रिलेशंस जो है उनको चाहिए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद एक सरकरिया कमीशंस है, जो आपको पता होगा, जो कि टेक केयर करते हैं जितनी भी सेंटर स्टेट रिलेशंस होती है। लेकिन जितनी भी रिकमेंडेशन थी आपकी सरकरिया कमीशंस की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं जो इनबॉक्स की नॉलेज है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7th शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा आपको आर्टिकल 246 में दिखेगी।
कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रोवाइड किया है एक स्कीम जिसके थ्रू जो है पावर डिमार्केशन हुआ है, यानी पावर का जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आपका 3 लिस्ट में। यूनियन लिस्ट है जो कि आपको डिटेल देगा हर तरीके के सब्जेक्ट जिसमें कि आपके पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो कानून बनाएगी। इसमें आपका आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग और कुछ अदर्स। ओके, स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे पावर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो उनके अंदर रह के वो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है लॉ बनाएगी, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज। ओके, सो ये सारी सब्जेक्ट है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को जुरिस्डिक्शन करने की और यहाँ पे सहमति है, दोनों को जो है इसमें लॉ बनाने की सहमति है। एजुकेशन जिसमें कि आपका टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल और यूनिवर्सिटी सब इंक्लूड है। पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉस और जो क्रुएल्टी, जो एनिमल्स के अगेंस्ट में क्रुएल्टी की जाती है उनसे प्रिवेंट करना, वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी कंकरेंट लिस्ट में रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फेडरल सुप्रीमेसी प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कंकरेंट लिस्ट के लिए कि अगर कोई कन्फ्लिक्शन हो ना, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ने भी इस टॉपिक पे एजुकेशन पे लॉ बनाया, सेंटर ने भी लॉ बनाया, लेकिन अगर दोनों के लॉ में कन्फ्लिक्शंस हो गई तो यहाँ पे सेंट्रल लॉ को जो है ना वो ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा स्टेट लॉ के कंपैरिजन में। तो फिर इसमें कंकरेंट लिस्ट की ज़रूरत क्यों है? वाई कंकरेंट लिस्ट? जो कंकरेंट लिस्ट का एम है कि वो एक यूनिफॉर्मिटी जो है ना अपने कंट्री के अक्रॉस वो इंश्योर करे, जहाँ पे कंट्री हमारे सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेचर को ना इंडिपेंडेंटली मिले, यानी उनको स्वतंत्रता मिले कि कुछ ऐसी टॉपिक है जिनके ऊपर जो है स्टेट भी अपना कानून बना सकते हैं, सेंटर भी अपना कानून बना सकती है। ओके, तो ये जो मॉडल लॉ है ना ये स्टेट की फ्लैक्सिबिलिटी के लिए एनफ है। साथ में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो ये ओरिजिनली कंसीव भी किया गया है, लेकिन कुछ कंकरेंट लिस्ट की सब्जेक्ट ऐसी है कि जिनमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है और इसमें आपके सेंटर और स्टेट दोनों को कंट्रीब्यूट करना होता है। ओके, ऐसी कुछ कंकरेंट लिस्ट है। अब देखते हैं कि सरकरिया कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी कंकरेंट लिस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। जो रेसिड्यूरी पावर है ना टैक्सेशंस का, वो कंटिन्यू होता है जैसे कि पार्लियामेंट में होता है। ओके, और अगर रेसिड्यू पावर दूसरी देखे तो उसको जो है आप कंकरेंट लिस्ट में प्लेस कर दिया जाए। ओके, क्योंकि पहले जो रेसिड्यू पावर है ना, यानी रेसिड्यूरी पावर का मतलब वो है कि ऐसी कुछ सब्जेक्ट जो आपका ना ही कंकरेंट लिस्ट में हो, ना ही स्टेट लिस्ट में हो, ना ही सेंट्रल लिस्ट में हो, तो ये सारी पावर जो है पार्लियामेंट को दे दी गई है कि आप इस टॉपिक पे आप ही खुद बनाओगे लॉ। ठीक है, उसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी रेसिड्यूरी पावर है ना उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, ऐसा डिमांड है। सेंटर जो है वो चाहते हैं कि स्टेट का कंसल्ट करें, मतलब कि स्टेट की भी सहमति ले जब कोई भी लॉ बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पे। अगर यहाँ पे देखें तो यूनियन को जो है ना वो ऑक्यूपाई करना चाहिए कुछ ऐसा फील्ड जो कि कंकरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और यहाँ पे पॉलिसी की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो कि लार्जर इंटरेस्ट, नेशन के लार्जर इंटरेस्ट के लिए एसेंशियल हो। ओके, तो ये सारी कुछ रिकमेंडेशन थी जो कि सरकरिया कमीशन के द्वारा दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। अब देखते हैं कि इशू क्या क्या है कंकरेंट लिस्ट के साथ। ओके, मेनली बात यही जाननी है कि क्यों डिमांड जो है ऐसा रेज हो गया है कि कंकरेंट लिस्ट को अब पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाए। तो अब हम लोग इशू देख लेते हैं। पहली है कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है कंकरेंट लिस्ट पे किसी भी तरीके के वो लॉ बना सके। अगर लॉ बनाती भी है तो उनके लॉ को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। अगर सेम टॉपिक पे सेंटर भी लॉ बना रही है, स्टेट भी लॉ बना रही है, और अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन हो गया किसी भी पॉइंट को लेकर तो सेंटर के लॉ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस वजह से भी यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट का इशू निकल कर आता है। दूसरा है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी के बीच में बैलेंस देखें तो वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ लॉ है जिनको की लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी स्टेट के कंपैरिजन में देखें तो उनको ज़्यादा लचीलापन नहीं चाहिए, कम ही चाहिए, लेकिन उनको जो है यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए पूरी तरीके से काम करना होगा। एक अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पे आपको स्टेट के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, यानी लॉ जो है एकदम से आराम से होना चाहिए, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, किसी भी तरीके का रिजिडनेस उसमें ना हो, तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं बन पाता है फ्लेक्सिबिलिटी और आपका यूनिफॉर्मिटी के बीच में। थर्ड है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्फ्रिंजमेंट है जो कि स्टेट के डोमेन में नहीं है। कुछ बिल जो है डायरेक्टली इन्फ्रिंज हो जाती है अगर हम लोग स्टेट की राइट्स की बात करें, जैसे कि सेंट्रल लॉ जो है इसमें रिलेट कर रहा है कुछ सब्जेक्ट जिसके थ्रू जो है स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में आकर ये काम करती है। जैसे एग्जाम्पल ले तो एंटी टेररिस्ट लॉ हो गया, लोकपाल बिल हो गया, जो GST और आधार का जो इशू है वो हो गया। यहाँ पे क्या है कि स्टेट की पावर जो है ना यहाँ पे बहुत कम है ये सारी मेजर टॉपिक्स पे।
तो अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग द इंटर स्टेट काउंसिल, ओके, यानी इंटर स्टेट काउंसिल्स को मजबूत करना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी कमेटी बनी है, जैसे राजा मन्नार है, सरकरिया है, पुंजी कमेटी है, जो इंटर स्टेट काउंसिल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बात करती है। उन्होंने अपना बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया है इन काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की सब्जेक्ट जो है वो डिबेटेड किए जाती है, उन पे भाषण होता है, उन पे डिस्कस किया जाता है। साथ ही जो सेंटर स्टेट पावर है उसको भी बैलेंस करने की बात की जाती है। स्टेट को थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कि सेंटर को ज़रूरत है कि वो एक ऐसी मॉडल लॉ लेकर आए जिसमें कि स्टेट के लिए एक एनफ स्पेस हो, जिसमें कि स्टेट को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो भी अपना बात रख सके, वो भी इन सारी टॉपिक पे इन सारी सब्जेक्ट पे आसानी से वो भी लॉ बना सके। ओके, तो ये 2 पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपका वे फॉरवर्ड में दिया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं 1.2 एजुकेशंस एज ए क्राइटेरिया फॉर लोकल इलेक्शंस। ओके, सो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था कि लोकल इलेक्शंस के लिए एजुकेशन एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एजुकेशन क्राइटेरिया जो कि पंचायती राज इलेक्शंस के लिए रखा गया था उसको हटाने की बात की गई है। ओके, तो बैकग्राउंड में आकर देखते हैं, अगर राजस्थान पंचायती राज एक्ट 2015 की देखें तो यहाँ पे मैंडेटरी था वो सारे पीपल जो कि जिला परिषद, पंचायत समिति और म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए अगर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैंडेटरी था कि वो एटलीस्ट 10th पास हो। ओके, क्लास 10th यानी बोर्ड की एग्जाम्स वो दिए हो और 10th पास होनी चाहिए, इतनी क्राइटेरिया वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट में रखा गया था। उसके बाद अगर देखें तो ये सारी जो सरपंच इलेक्शन कंटेस्ट करते थे तो वहाँ पे 8 स्टैंडर्ड से वो उनका क्रॉस होना चाहिए, मीन्स 8 स्टैंडर्ड वो पास होना चाहिए सरपंच इलेक्शन के लिए। और जो कि सरपंच इलेक्शन जो पंचायत में लड़ी जा रही थी तो वहाँ पे स्केड्यूल एरिया में देखें तो वो 5 क्लास पास होना चाहिए। तो ये सारी कुछ प्रोविज़न थी जो मैंडेटरी थी लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि राइट टू कंटेस्ट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ना कि आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, राइट टू कंटेस्ट जो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ना कि स्टैट्यूटरी राइट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसलिए राइट टू कंटेस्ट जो है ना वो रेगुलेटेड हो सकता है, या तो उसको कटल भी किया जा सकता है लॉ के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि ये इस फैक्ट के बेसिस पे जितने भी अनएजुकेटेड और इलिटरेट पीपल होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं लोकल बॉडीज़ में, तो उनको जो है मिसलीड किया जाता है ऑफिशियल के द्वारा। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो ज़्यादा लिटरेट नहीं है, तो उनको जो है भटका भी जब अगर वो इलेक्शन जीत कर आते हैं तो उनको बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा भटकाया भी जा सकता है। ओके, तो अगर वो नहीं जानते कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ओके, तो लिखने और पढ़ने नहीं आता है तो उसमें उनके साथ जो है कुछ गलत भी किया जा सकता है। तो ये सारी बातें की जा रही थी। लेकिन इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं पंचायती राज इलेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था, यहाँ पे आपको मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, जो जिसमें कि 3rd टियर गवर्नमेंट का दिया गया था लोकल लेवल पे। आर्टिकल 243K4 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लॉ के द्वारा जो है ना एक क्वालिफिकेशंस दिया गया है कि लोकल बॉडी के लिए अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 243O के तहत देखें तो यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस किया जाता है कोर्ट में इलेक्टोरल मैटर के लिए तो उसको बैन किया गया है। यानी जो भी पंचायत इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट अकर होता है तो यहाँ पे कोई भी जुरिस्डिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। पंचायत इलेक्शन देखें तो ये क्वेश्चन किया गया है बहुत सारे फॉर्म में इलेक्शन पिटिशंस में, जो कि प्रेजेंट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है उन्होंने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 2015 पास किया था, जिसमें उन्होंने मांगा था कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए उन सारे लोगों का जो पंचायती इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। सिक्किम और असम स्टेट जैसे कि आपका असम और उत्तराखंड जो है वो एक लेजिस्लेशन लेकर आए थे जिसमें कि मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए जो भी लोकल पोल्स के कंटेस्ट लड़ रहे हैं। ओके, तो ऐसी काफ़ी स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि मिनिमम एजुकेशन जो है रिक्वायर्ड किया जा रहा है जो भी पंचायती लेवल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट इनको रिपील करना चाहती है, उनको हटाना चाहती है। तो एजुकेशन क्राइटेरिया के अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, यानी यहाँ पे कभी भी मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो भी लोग एमएलए बनना चाहते हैं या एमपी बनना चाहते हैं, यहाँ पे अनफेयर होगा उन सारे क्राइटेरिया को लेकर जो भी पंचायत इलेक्शंस के लिए हो रही है। यानी कि हम लोग एमएलए और एमपी
जो कि आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेवल और जो भी पार्लियामेंट के लेवल, सेंट्रल लेवल पे जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर पंचायती राज में अगर हम लोग इस तरीके की मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया रखेंगे तो ये कहीं अनफेयर हो जाएगा, उनको जो है पूरी तरीके से ये जस्टिस नहीं मिल पाएगी। ओके, उसके बाद मिसप्लेस्ड फोकस है, यानी एक्सपर्ट का कहना है कि जो प्राइमरी रोल है वो इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है जो भी इलेक्ट्रेट हो रहा है ना उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगी जो भी विमेन है और वीकर सेक्शन है उनके ऊपर, क्योंकि अगर हम लोग लिटरेसी का रेट देखें तो ये बहुत लो होता है दलित लोगों पर, ट्राइबल्स लोगों पर और विमेन के। ओके, अगर हम लोग सोसाइटल और हिस्टोरिकल रीजंस के तहत देखें तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मूव होगा। जैसे कि हम लोग 2011 की सेंसस देखें तो 70% जो ओवरऑल रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे आपका 20 ईयर्स एज से ज़्यादा लोग जो है वो पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे अगर ये एजुकेशन क्राइटेरिया रख दिया गया तो यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा है कि यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को वीकन कर देगा, यानी कमज़ोर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की कमी हो जाएगी। क्योंकि जो पंचायती लेवल में देखते कि हमारा एजुकेशन लेवल इतना कम है, वहाँ पे इलिटरेसी रेट का नंबर ज़्यादा है, तो ये एजुकेशन क्राइटेरिया मीट कौन कर पाएगा? शायद अच्छे से अच्छे लोग भी इस एजुकेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाएंगे, तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एब्डिकेशंस हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो लोगों को पेनलाइज कर रही है कि वो फेलियर हो गए हैं सोशल इंडिकेटर के रूप में। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या आर्गूमेंट है आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया के फेवर में। तो पहले है कि प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, यानी ये पीपल को इनकरेज करेगा कि वो अपने एजुकेशन पे फोकस करे, यानी पीपल्स अगर वो बाद में चलकर जो बच्चे हैं अगर वो बाद में चलकर पंचायती इलेक्शंस का वो कंटेस्ट लड़ना चाहते हैं तो उनके ऊपर ये रहेगा, एक तरीके का प्रेशर रहेगा कि उनको पहले एजुकेशन हासिल करनी है, उनको एटलीस्ट 10th बोर्ड पास करनी है, तभी वो एजुकेशन लड़ सकते हैं। तो हमारा जो है लेजिस्लेशन प्रोग्रेस होगा। ओके, अब नीड ऑफ आवर देखते हैं कि ज़रूरत क्या है अभी। तो यहाँ पे फर्दर डिबेट करने की ज़रूरत है कि एजुकेशनल क्राइटेरिया एमपी और एमएलएस के लिए भी होनी चाहिए। अगर हम लोग इतनी ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन की क्राइटेरिया रख रहे हैं तो हायर लेवल पे भी तो होनी चाहिए ना। इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सोशल इंडिकेटर में, यानी एक्सपर्ट्स जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो सोशल इंडिकेटर्स के लिए बेटरमेंट के लिए है, यानी यहाँ पे चाइल्ड मैरिज कम हो जाएगी, फीमेल फेटिसाइड्स यानी जो आपकी बच्चे को जो अंदर ही मार दिया जाता है वो कम हो जाएगा, ओवरऑल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट होगी, वेलबींग होगा, यहाँ पे 2 चाइल्ड के ही नॉर्म्स रखे जा पाएंगे। ओके, तो ये सारी सोशल इंडिकेटर भी इम्प्रूव होगी। रोल मॉडल इफेक्ट होगा, यानी स्टेट जो इस तरीके की आपका मॉडल लेकर आ रही है जिसमें कि एजुकेशन क्राइटेरिया रखा जा रहा है, तो ये क्या होगा कि दूसरे स्टेट भी उनसे कुछ सीखेंगे। ये रोल मॉडल इफेक्ट होगा, कुछ लोग और भी प्रभाव होंगे, लीडर्स भी प्रभाव होंगे इनसे, तो ये सारी जो है अच्छी एक मैसेज प्रोवाइड करेगी सिस्टम में। ओके, अब कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग साइमन कमीशन जो 1928 में थे उनके मेमोरेंडम के हिसाब से देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर है BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि लिटरेसी जो है वो एक टेस्ट है जिसमें कि कंडीशन डिसाइड करता है कि कोई लोग इंटेलिजेंट है कि नहीं। इनके हिसाब से, इनके ओपिनियन के हिसाब से 2 मिस्टेक है। फर्स्ट मिस्टेक था कि अगर ये मान लिया जाता है कि जो इलिटरेट पर्सन है, जो अनपढ़ पर्सन है, वो ज़रूरी है कि वो अनइंटेलिजेंट भी होंगे, यानी वो एकदम बेवकूफ़ होंगे, वो बुद्धिमान लोग नहीं होंगे। सेकंड मिस्टेक इनका कहना है कि सपोज जैसे कोई लिटरेसी अगर ज़रूरी है जिसके थ्रू हम लोग हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को इंपोर्ट कर रहे हैं और नॉलेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लिटरेट पोजेसेस का क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम लोग आज के पढ़ के हम लोग बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके हम लोग अच्छी कंपनी जो है अपनी हायर करते हैं, हम लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में हम लोग जो है वहाँ जॉब करने जाते हैं, तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है? ओके, तो ये सारी बातें जो है BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे डिसीज़न ऐसा लेना चाहिए जिसके थ्रू जो है डिबेट हो सके और एक अच्छा वे पता चल सके जिसमें कि जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ है ना वो जो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो पाए। ओके, अगर इस तरीके से बनाना है कि एजुकेशन क्राइटेरिया आपको रखनी है तो हर एक लेवल पे रखनी चाहिए, इतनी नीचे लेवल पे ही क्यों रखना है? ओके, आपको अपर लेवल पे भी रखना चाहिए। इस तरीके की आपका जो है कंक्लूजन होना चाहिए, एक आपकी ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं 1.3 ड्राफ्ट IT रूल्स। तो ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, इसको MeitY भी कहते हैं, इन्होंने कहा है कि जो पब्लिक कमेंट है आपका अमेंडमेंट के प्रोसेस में जिसमें कि रूल्स बनाया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
के अंडर। तो यहाँ पे मैंडेटरी है एक प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कि ये ट्रेस करे जो भी आपके इन्फॉर्मेशंस की ओरिजिनेटर है और जो अनलॉफुल इन्फॉर्मेशंस आती है। ओके, तो जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी फेक न्यूज़ चल रहा है। आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स देख लो जो कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रहा है। तो ऐसा कहा गया था कि फेक न्यूज़ जो चल रहा है और फेक न्यूज़ के कारण इतने दंगे हो रहे हैं, तो ये हमें पता करना होगा कि ओरिजिनेटर कौन है इस मैसेज का, और ये अनलॉफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन फैला रहा है। तो अब देखते हैं कि जो आईटी आपका एक्ट है तो इसमें क्या की सजेशन दिया गया है। सबसे पहला कि इंटरमीडियरीज को जो है ना डिफाइन किया गया है। जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे 50 लाख से ऊपर ज़्यादा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ पे यूज़र्स 50 लाख से ज़्यादा है तो उस लिस्ट को नोटिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा और उसको इंटरमीडियरी कहना चाहिए। ओके, इंटरमीडियरी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे जो आपके सर्च इंजिन है जैसे गूगल हो गया, ये भी इंटरमीडियरी के डेफिनेशंस के अंडर ही आएंगे। अगर प्राइवेसी पॉलिसी की बारे में बात करें तो इंटरमीडियरी जो है ये पब्लिश करेगा एक प्राइवेसी पॉलिसी जिसमें कि यूज़र्स जो है ना वो होस्ट नहीं किए जाएंगे, वो डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे, ना ही अपलोड, ना ही पब्लिश, ना ही ट्रांसमिट, इस तरीके से चीज़ें जो है यूज़र्स के साथ नहीं होगी। साथ में अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो वो नॉन कंप्लायंस होगा, यानी कुछ रूल होंगे, जैसे रूल आपका 3-4 होगा, उसके अंदर जो भी इंटरमीडियरी रहेंगे ना उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके जो यूज़र्स है वो एटलीस्ट वंस एक मंथ में एक बार, यानी एक मंथ में एक बार जो उनके यूज़र्स हैं ना, अगर नॉन कंप्लायंस का केस लग रहा है तो वो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत एग्रीमेंट और पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी के तहत उनको जो है काम करना होगा। नोडल पर्सन ऑफ कांटेक्ट, यानी जो इंटरमीडियरी है ना वो प्रोवाइड कर सके एक इन्फॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो है 72 आवर्स में इंक्वायरी किया जाए तो। ओके, यहाँ पे अनलॉफुल जो कंटेंट है उसको रिमूव किया जाए। इंटरमीडियरी जो है जब वो नोटिफाई किए जाएंगे किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा तो उनको रिमूव करना चाहिए और डिसेबल करना चाहिए जो भी अनलॉफुल कंटेंट अगर शो कर रहा है किसी भी सोशल मीडिया में, तो 24 आवर्स से अंदर जो है उसको कंटेंट को रिमूव करना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि ट्रेसेबल होना चाहिए ओरिजिनेटर का, कि इस तरीके की जो फेक मैसेजेस है, जो अनलॉफुल मैसेजेस है, तो उनको बना कौन रहा है उसके बारे में हम लोग ट्रेस कर सकें, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि ट्रेस नहीं किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कल्प्रिट को पकड़ ही नहीं पा रहे थे, जो भी फेक न्यूज़ के कारण इतने मॉब लिंचिंग की केसेस बढ़ रही थी। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनेटर का अगर ट्रेस हो पाएगा तो ये बहुत ही क्वाइट ईजी हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए कि वो कल्प्रिट को एटलीस्ट पकड़ पाए। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करना जो भी अनलॉफुल कंटेंट है तो उनके टूल्स भी प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे रूल 3(9) के तहत ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑटोमेटेड टूल्स होना चाहिए जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाए और जो भी अनलॉफुल कंटेंट है उसको वो डिसेबल कर पाए। अब देखते हैं कि रेगुलेशंस की क्या ज़रूरत है, इस तरीके की रेगुलेशन से क्या होगा। तो जो सोशल मीडिया है ना वो बहुत आज के डेट में बिग चैलेंज है कि जिसके थ्रू जो है लॉ इन्फोर्स हो पाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेररिस्ट भी रिक्रूट किए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हम लोग बहुत पहले देखते थे कि फेसबुक के थ्रू ही काफ़ी लोगों का माइंड वॉश करके उनको रिक्रूट किया जाता था टेररिस्ट में। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस जो कंटेंट है, जो अभद्र कंटेंट है वो सर्कुलेट होती है, डिसहार्मनी होती है, साथ में यहाँ पे वायलेंस भी बढ़ जाती है, पब्लिक ऑर्डर, अगर फेक न्यूज़ से देखें तो मॉब लिंचिंग की केसेस भी बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिंचिंग इंसिडेंट जो है वो 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज सिंपल जो है आपका फेक न्यूज़ और र्यूमर के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि वो जो है एक इन्फोर्सिंग रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सके किसी भी फ्री स्पीच में। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस पोस्ट किया गया है। तो सबसे पहला है कि अनलॉफुल कंटेंट किसको कहेंगे, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, किस तरीके के कंटेंट को हम लोग अनलॉफुल कहेंगे, यानी लॉ के अगेंस्ट में कहेंगे। तो जो डिफिनेशन है ना अनलॉफुल कंटेंट का, ये आपके अगर सॉवरेनिटी को हर्ट कर रहा है तो उसके बारे में कह सकते हैं, फ्रेंडली फॉरेन अफेयर्स के अगेंस्ट में है तो इसको कह सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में तो है इसको कह सकते हैं। अब ये सारी डिफाइन हुई है आपकी आर्टिकल 1922 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक पेनल लॉ है जो कि डिक्लेयर किया जाता है वॉइड, यानी ज़ीरो हो गया किसी भी वेगनेस के ग्राउंड में, तो ये भी कैसे डिफाइन किया जाएगा।
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखें तो जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट किया गया है वहाँ पे आपको इंक्रिप्शंस का ब्रेकिंग दिख रहा है। यानी जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ना, उसमें क्या होता है कि आप जो भी मैसेज भेजते हो वो आपके जब सेंडर से रिसीवर को जाता है तो वो आपका मैसेज इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी वो कोड के फॉर्म में जाता है। जैसे आप कुछ भी भेजते हो, हाई भी भेजते हो ना, तो ये समथिंग एक कोड हो जाता है, ये ए बन जाता है या डी बन जाता है। ओके, उसके बाद जो रिसीवर होते हैं वो इसको डिक्रिप्ट करते हैं, यानी वापस से वो हाई मैसेज को डिक्रिप्ट करके वो रीड कर पाते हैं। तो इस तरीके की इनक्रिप्टेड मैसेज होती है। ओके, प्रोएक्टिव सेंसरशिप देखें तो यहाँ पे इंटरमीडियरी को अलाउ करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके के अनलॉफुल कंटेंट को ब्लॉक कर सके इंटरनेट पे से, और जो ऑटोमेटेड टूल्स है ना उससे वो हेल्प करके उसको रिमूव कर सके। उसके बाद लॉन्गर डेटा रिटेंशन होना चाहिए। जो फ्रेजेस है गवर्नमेंट एजेंसीज़ का वो डिफाइन नहीं है, और साथ ही यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन अगर देखें डेटा रिटेंशन के लिए तो वो भी लॉन्गर पीरियड तक होना चाहिए, लेकिन वो भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे इंड्यूस करना चाहिए सेल्फ सेंसरशिप। अगर हम लोग रूल 3-4 देखें तो यहाँ पे आपको मंथली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को इंसर्ट करना चाहिए जिसमें कि लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो। ओके, तो ये सारी बातें बताई गई है कि क्या करना चाहिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.4 सेक्शन 4 ऑफ RTI एक्ट। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली CIC, जिसको हम लोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी ऑडिट रखी है जिसके थ्रू जो है जो भी सुयो मोटो डिस्क्लोजर होती है उसकी क्वालिटी पता चल पाएगा RTI एक्ट सेक्शन 4 के तहत। ओके, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा ही आपको बनाया गया है। तो अब देखते कि इस रिपोर्ट की, इस ऑडिट की, जो ट्रांसपेरेंसी ऑडिट की गई थी, तो उसकी फाइंडिंग क्या निकल कर आई है। ये पाया गया है कि अगर हम लोग 838 पब्लिक अथॉरिटी का ऑडिटेड किया गया है तो उसमें से 85% जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज नहीं कर रहे, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं बजट से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, पब्लिसिटी या पब्लिक इंटरफेरेंस या ई गवर्नेंस से रिलेटेड। यानी आउट ऑफ 838 यहाँ पे 85% जो आपकी अथॉरिटी है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रही है। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है ना वो ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड मेजर्स है उस पर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही है, और वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो फुल्ली ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं कर पा रही है। ओके, तो सुयो मोटो डिस्क्लोजर क्या है कि तुरंत, ओके, सुयो मोटो मीन्स बिना टाइम दिए हुए आपको तुरंत जो है डिस्क्लोजर करना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंसी ऑडिट हो रही है, अगर आप कोई कंपनी के ओनर हो और आपके पास जो है कोई कैग आए और वो ऑडिट करे आपकी कंपनी के बारे में, तो सुयो मोटो यानी आपको पहले से नहीं पता है, तुरंत वो ऑडिट करके आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको तुरंत ही आंसर देना है, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी है। ओके, तो ये होती है सुयो मोटो डिस्क्लोजर। अब ये रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली इंडिया जो है उनका रैंक आया है 6th, अगर हम लोग देखें ग्लोबल RTI रैंकिंग में। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन रेटिंग है ये आपके प्रोग्राम फाउंड किए जाते हैं SS इन्फो यूरोप और जो है सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी, और इसको कंडक्ट किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ओके, तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि सेक्शन 4 जो के तहत जो ये आपका न्यू इन्फॉर्मेशन मांग रही थी RTI एक्ट, तो ये है क्या। एक्चुअली इसमें क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना वो वॉलेंट्रीली डिस्क्लोज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन किसी भी एनुअल रिपोर्ट के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू। सेक्शन 4 ये कहता है यहाँ पे मैंडेटरी है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनको मेंटेन करना चाहिए अपनी रिकॉर्ड, जिसके थ्रू जो है वो इंडेक्स में वो पब्लिश कर पाए। ओके, अब सुयो मोटो जो डिस्क्लोजर किया जाता है तो उसके तहत एडवांटेजेस क्या है, इसमें आपकी करप्शन लिमिट हो जाती है। ओके, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिश करना होता है किसी भी एक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है तो वो पब्लिक ऑफिस के तहत ही किया जाता है, और ये आपका कांस्टेंट वॉच होता है किसी भी पब्लिक के तहत, और यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ना मोर अकाउंटेबल और लेस करप्ट बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ले, उनको जिस तरीके की चीज़ों में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की किसी भी प्रोग्राम या किसी भी पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो इन डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस अराइज करके वो अपनी आंसर ले सकती है। एसएस में जो आपका इक्वालिटी देखा जाता है, यानी जो भी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स होते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं पब्लिक को, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, यानी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एसएस जो है इक्वल हो जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी पब्लिश करती है जो भी इन्फॉर्मेशन
वो सिक्योरिटी, अगर इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाता है, यानी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स जो है वो आपका मोर एफिशिएंट है। साथ में यहाँ पे जो डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशंस है ना, वो आपका हेल्प करता है कि जिसके थ्रू इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करने से रखा जाए। ओके, यानी जो ये आरटीआई एक्ट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्लोज किया जाता है ये आपके लिए इंडिविजुअल के तहत नहीं होता, ये पूरे पब्लिक के तहत होता है। ओके, अब देखते हैं कि मेजर रीज़न क्या है जो कि नॉन कंप्लायंस हो गया है आपका आरटीआई एक्ट के सेक्शन 7 में। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है पीआईओज के अंदर। अगर हम लोग एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पे 80% जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स है ना और जो एपेलेट अथॉरिटीज़ है वो जो है आरटीआई एक्ट के बेसिस पे काम ही नहीं करती है, वो जानती ही नहीं है कि आरटीआई एक्ट की बेसिस पे काम कैसे करना है। यहाँ पे आपका बेस्ट सप्लाई डिमांड होता है, यानी डिमांड बेस्ट सप्लाई होता है। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको फर्निश करनी है तो वो डिमांड पे करनी है, ना कि इफ़ेक्टिवली इंश्योर कराना है लोगों को, जो है उनकी पूरी लोगों के सेटिस्फैक्शंस के तौर पर काम करना है, ऐसा नहीं है। पुअर क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इन्फॉर्मेशन प्रोएक्टिवली जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ना ही अपडेट किया जाता है रेगुलरली, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती है। साथ में यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और इनएडुकेट ट्रेनिंग दिया गया है लोगों को, जिसके तहत जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऑब्सोलेट रिकॉर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइंस, यानी यहाँ पे जो भी करंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइंस है ना सेंटर में और बहुत सारे स्टेट में, तो वो इनएडुकेट है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, जिसके थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट उनका होता है ना किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो वो उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी भी कमी है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। रिकॉर्ड कीपिंग का नेगलेक्ट किया जाता है, यानी रिकॉर्ड को रखना जो है ये पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि टेंडेंसी अगर हम लोग देखें कि पब्लिक बल्क का, तो वो अगर बहुत सारे पब्लिक्स जो है एक साथ पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढने लगे, पुराने क्वेश्चंस करने लगे, तो वो लोग आंसर कहाँ से कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। करेंटली अगर देखें तो यहाँ पे इनएडिक्वेट मेजर्स लिया जाता है, साथ में प्रोसेस जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कमीशंस जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पर आके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखती है इस एक्ट के लिए। यहाँ पे नॉन अवेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जैसे फोटोकॉपियर मशीन्स हो गई सारी पब्लिक अथॉरिटी की, वो कमी है। यहाँ पे आपको बेसिक लेवल ऑफ ऑटोमेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो इसमें बताई जा रही है। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि आपका अवेयरनेस जो है ड्राइव के तहत देखें तो गवर्नमेंट को जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिसके थ्रू पब्लिक और गवर्नमेंट बॉडीज़ को टारगेटिंग करके उनको पूरी तरीके से अवेयर करना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी को अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके थ्रू वो रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सके और पब्लिक जो लोगों की जो भी इंक्वायरी है उनको फुलफिल कर सके। यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश होनी चाहिए और वेबसाइट को मॉनिटर किया जाना चाहिए और ऑडिटिंग किया जाना चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जिसके तहत जो है जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से मेंटेन हो पाए। पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों को अगर पनिशमेंट नहीं दी रहेगी तो उनको डेटरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इस तरीके की लेजीनेस जैसा वर्क करते हैं और किसी भी एकदम से वो लोग वर्क को अच्छे से लेकर नहीं चलते। तो पनिशमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, तब किसी को डेटरेंस क्रिएट होगा, वो डरेंगे कि हाँ अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। इम्प्रूव करना चाहिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड जो प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस जो होता है वो डेवलप करना चाहिए। साथ में यहाँ पे रिवाइज्ड होना चाहिए और जितनी भी इंडेक्सिंग वाली चीज़ें हैं, यानी इंडेक्स में जो आपकी डॉक्यूमेंट को रखा जाता है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी वे फॉरवर्ड में बताई जा रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.5 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट को कहा है कि वो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स को अडॉप्ट करे, यानी जो आपके जो विटनेस होते हैं ना, जो गवाह देते हैं, उनका प्रोटेक्शंस बढ़ाना चाहिए। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 141 और 142 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है उसमें उसके तहत उन्होंने कहा था कि लीगल सैंक्टिटी को प्रोवाइड करना चाहिए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जिसमें कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है और इस स्कीम्स को एक्सटेंड किया जा रहा है कि जितने भी विटनेस है सारे केसेस में अगर हम लोग थ्रेट परसेप्शन से देखें कि उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, तो उससे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जजमेंट और कमेटी देखिए इस मैटर में, तो सबसे पहला था जहीरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि विटनेस प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है फ्री और फेयर ट्रायल के लिए।
14th रिपोर्ट अगर हम लोग लॉ कमीशन और उनके रिपोर्ट का देखें तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया था कि जितने भी विटनेस है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कंसर्न अगर इस मैटर में देखें तो ये आपके 4th रिपोर्ट जो कि नेशनल पुलिस कमीशन का था उसमें भी आया था। अब आर्टिकल यहाँ पे बात की गई है 144 और 142, तो इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 144 यहाँ पे कहती है कि लॉ ने डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सारे कोर्ट में बाइंडिंग होगा इंडिया के किसी भी टेरिटरी पे। 42 कहता है 142 कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्रोप्रिएट रिलीफ ग्रांट की है कंप्लीट जस्टिस के लिए, यानी कोई भी अगर आपका जस्टिस हो रहा है, कोई भी अगर केस की सुनवाई हो रही है तो उसमें कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें लूपहोल नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है आर्टिकल 141 और 142 के तहत कहा गया। अब देखते हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला है रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंश्योर कराने के लिए प्रोसिक्यूशन साथ में जो क्रिमिनल ऑफेंस की जो ट्रायल होती है उसको सही से काम कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ज़रूरत है कि ये आपका जो भी क्रिमिनल जस्टिस को है ना उसको स्ट्रेंथन करेगा हमारे कंट्री में। यहाँ पे विटनेस का राइट है कि जो भी ऑफेंडर है ना उनको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स के रेंज में रखना चाहिए। विटनेस के पास एक लिमिटेड राइट होती है और करंट अगर सेटअप देखें तो वहाँ पे लिमिटेड उनके पास प्रोटेक्शन होती है। थ्रेट होती है विटनेस को, क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस और स्कैम में देखा जाता है, जैसे कि NRHM स्कैम जो कि यूपी में हुआ था, फॉर्डर स्कैम जो बिहार में हुआ था, यहाँ पे विटनेस को ही मार दिया जाता है। ओके, तो इसलिए भी ज़रूरत है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस देखें तो US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, जहाँ पे सेपरेट प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो भी विटनेस है ना उनको फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है हमारे इंडिया में, ये देखते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंडियन पुलिस जो है ना उनके पास बहुत शॉर्टेज है मैन पावर का और फंड का, जिसके कारण जो है वो जो एक्वायर्ड जो प्रोटेक्शन जितना पहुंचाना चाहिए उतना तक नहीं पहुंचा पाते। राइट ऑफ एक्यूज्ड, यानी लॉ कमीशन मेंशन किए थे कि जो भी विटनेस की आइडेंटिफाई होती है, जो भी विटनेस को पहचाना जाता है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्राइवेसी ऑफ विटनेस, क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी भी विटनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए। टाइम फ्रेम ऑफ विटनेस, ये डिफ़िकल्ट है ये असेस करना कि कितना टाइम लगेगा, कितनी टाइम के लिए प्रोटेक्ट करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो केस बहुत सालों साल, बहुत डिकेड तक भी चलती है, तो अगर उस केस की कोई विटनेस है तो उनको कितने दिन तक वहाँ पे प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना है ये कोई पता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, इशू इन इम्प्लीमेंटेशन, जो इस तरीके की आपका प्रोग्राम अगर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में ही गड़बड़ी हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं अच्छे से हो पाती है। अगर हम लोग इंडियन पेनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखें तो यहाँ पे जो भी विटनेस प्रोटेक्शंस की प्रोविजंस थी यहाँ पे लैक ऑफ एबिलिटी दिख रही थी। ओके, यहाँ पे ये सारी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। अब अगर वे फॉरवर्ड में देखें तो इफेक्टिव विटनेस प्रोटेक्शंस लेजिस्लेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू जो भी विटनेस है ना उनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। विटनेस प्रोटेक्शन सेल होना चाहिए, ओके, जिसके तहत जो भी विटनेस है ना उनको उस हर एक विटनेस को एक जगह रखना चाहिए और उनको जो है ना फॉल्स आइडेंटिटी, रिलोकेशंस और एम्प्लॉयमेंट और फॉलोअप से बाहर रखना चाहिए। अगर विटनेस का देखें तो वो एक फेयरनेस और रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी विटनेस जो है वो काफ़ी बुरी हालत में भी रहते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखें तो वो फास्टर होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो है जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपके प्रोटेक्शंस को, तो वो किसी भी लोगों पर मतलब कि भार नहीं आ पाए, बर्डन नहीं आ पाए। जल्दी से अगर प्रोटेक्शंस आपका जल्दी से अगर फास्टर आपका जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा तो लोगों को जो है कम इसका भार सहना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी बात की जा रही थी। अब देखते जो विटनेस प्रोटेक्शन बिल आपका 2015 का था तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न रखी गई थी कि विटनेस प्रोटेक्शंस प्रोग्राम जो है उसको फॉर्मुलेट किया गया था और नेशनल विटनेस प्रोटेक्शंस काउंसिल साथ में स्टेट विटनेस प्रोटेक्शंस काउंसिल जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पे विटनेस प्रोग्राम सेल को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात रखी गई है और यहाँ पे सेफगार्ड जो है प्रोवाइड किया जाएगा जो भी विटनेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस भी होगी जो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस होती है। ओके, तो ये सारी प्रोविजंस है जो आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 1.6 हमारा टॉपिक जो कि है इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, इसको IUDX भी कहते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ने एक लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट जो कि इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज के ऊपर है।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको बैंगलोर में ही देखने को मिलेगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। डेटा एक्सचेंज जो है इसका हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि है क्या। एक्चुअली हमारे वर्ल्ड के अराउंड जितनी भी सिटीज़ है ना, वो एक वैल्यूएबल एसेट्स को पोजेस करती है, जिसमें कि डेटा जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट के थ्रू जनरेट किया जाता है एंड एजेंसी के थ्रू जनरेट किया जाता है। और जितनी भी डेटा है ना, उनका अपना खुद का सिक्योरिटी होता है, उसका अपना खुद का प्राइवेसी कंसिडरेशन होता है। ओके, कमर्शियल के तौर पे देखें, मॉनेटरी और सब्सक्रिप्शन आस्पेक्ट के तौर पे सिटीज़ जैसे कि कोफेनहेग हो गया, मैनचेस्टर हो गई, वो अपना ओनरशिप लेते अपने खुद के डेटा इसके ना, वो खुद ही ओनरशिप है, वो अपने खुद के डेटा को खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है जिसके थ्रू डेटा एक्सचेंज होती है, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके एक मैनर वे में होना चाहिए। और यहाँ पे एक अप्रोच होना चाहिए जिसके थ्रू इंटरकनेक्ट हो जितने भी डिस्परेट और डिस्प्यूटेड इंटिटीज़ है, वो आपके कॉमन डेटा एक्सचेंज के थ्रू जो है ना, वो आपका कनेक्टेड हो। अगर कुछ और देखें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है थर्ड पार्टी को, जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो कि डेटा एनालिसिस करते हैं और डेटा को एनोटेट भी करते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज ये है क्या। तो एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है इजी और एफिशिएंट एक्सचेंज हो पाएगा डेटा को अमंग बहुत सारे जितने भी स्मार्ट सिटीज़ के स्टेक होल्डर होते हैं उनके बीच में, जिसके थ्रू इंटरकनेक्टिंग डिस्परेट आपका अर्बन डेटा पर प्लेटफॉर्म होगा और इसमें को क्रिएशन और इनोवेशंस इंक्लूड होगा। स्मार्ट सिटी मिशन अगर देखें तो इसमें एम था कि वो जितने भी इनोवेशन सिटी है उसको डेवलप कर सके और उनमें जितने भी इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है उसको अच्छे से यूज़ किया जा सके। अगर डिजिटाइजेशन जो आपका म्यूनिसिपल ऑपरेशंस में हुआ था, तो उसके बाद जितने भी वेस्ट फ्लो है, वाटर सप्लाई है, ट्रैफिक पैटर्न्स है, सर्विलांस सिस्टम है, उनका एम है कि ये सारी चीज़ों का डेटा जो है ना वो एक जगह रखे, यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ही वो रखना चाहते हैं। मॉनिटर कैसे होगा आपका IODX, तो ओपन स्मार्ट सिटीज़ इंडिया में होनी चाहिए जिसके थ्रू वो सेटअप कर सके एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप कंपनी जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर हो, स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स हो, रिसर्च हो, इंडस्ट्री प्लेयर्स हो, जो कि सेटअप करे और स्केल करे आपका IODX का। यहाँ पे एक वर्ड आपका यूज़ हुआ है ICCC। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं। ये एक सेंटर है जहाँ पे जितने भी पूरे सिटी का इन्फॉर्मेशन है ना वो कलेक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा और साथ में एनालाइज किया जाएगा। अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव मेजर ले सकती है, साथ में इंफॉर्मेशंस जो है इन्फॉर्म कर सकती है डिसीजन को ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, जो भी सिंगल डैशबोर्ड के डेटा होंगे। अगर हम लोग जून 2018 की देखें तो ICC जो है वो आपका ऑपरेशनल हो गया था 10 स्मार्ट सिटीज़ जो कि इंडिया में है ना, उसके अंदर में ये आपका ऑपरेशनलाइज्ड हो चुका था, यानी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर बार बार क्वेश्चंस आती है, तो इससे रिलेटेड IODX पे भी आ सकती है। अब एडवांटेज देखते हैं IODX की है क्या। तो गुड गवर्नेंस, ये जो है एक आपके सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस के फाउंडेशंस को सर्व करेगा, जिसमें कि आप एक ऑपरेशनल सेंटर सिटी बिल्ड कर सकते हो। इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, यहाँ पे सिटीजन्स को एम्पावर किया जाएगा, इंडस्ट्री को, एकेडमिक को और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, कि वो जितना भी एसेस है ना वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू डेटा की जो वाइड वैरायटी है वो एक जगह पे रखी जा सकती है। डेटा मोनेटाइजेशन होगी। IODX जो है वो आपका एसेंशियली एक क्रिएट करेगा यूनिफाइड सिंगल पॉइंट डेटा मार्केट, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्मार्ट सिटी इकोसिस्टम स्टेक होल्डर को रखा जाएगा। कंसर्न और वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहला चीज़ है डेटा प्रोटेक्शन और यूजेस। हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन बिल आई है, लेकिन हमारी जो डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर लार्ज नंबर पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते तो कलेक्ट करना ही एक इशू नहीं है ना, उसको प्रोटेक्ट करके अच्छे से रखना भी एक इशू है। प्राइवेसी और पर्सनल राइट प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो स्मार्ट सिटी जो है वो ऑलरेडी एक चैलेंज फेस कर रही है प्राइवेसी को लेके, कि वहाँ पे वो कैसे जो है बैलेंस करेगी इनोवेशन को पर्सनल प्राइवेसी से रिलेट करके। रिएबिलिटी और लाइबिलिटी का देखें तो लॉज जो है यहाँ पे ज़रूरत है कि वो डिटरमाइन करे एग्जैक्टली कि कौन रियलेबल है। जो भी डैमेज अगर होता है, डेटा अगर लॉस हो जाती है, डेटा अगर हैक हो जाता है, डेटा अगर ब्रीच कर दिया जाता है, तो इसकी डैमेजेस के लिएबल कौन है ये देखना ज़रूरी होगा। ओके, और स्टैंडर्ड यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जिसके थ्रू कितने रियलेबल है IoT डिवाइस के लिए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस के लिए कितना रिलायबल है ये भी देखना होगा स्मार्ट सिटी में। ओके, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शंस आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग दूसरे सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, मे बी इंटरनेशनल रिलेशन आपका कल स्टार्ट होने वाला है। तो डेली आपकी एक लेसन चलेगी, एक सेक्शंस चलेगी जिसमें हम लोग सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके, और उसके बाद जल्दी आपका MCQs का भी सीरीज़ आ जाएगा,
तो हम लोग प्रीवियस मंथ की एमसीक्यूज़ करेंगे और लेटेस्ट मंथ की हम लोग जो है मैगजीन्स को कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेगी। और साथ में आपको यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलती है, एनसीईआरटीज़ कवर कराई जाती है, इंडियन पॉलिटी भी लेसन चल रही है, तो आप और भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में आके। और आपकी कोई भी सुझाव या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।